उनके साम्राज्य के जंगल में अंगुलीमाल का आतंक है और उनकी सेना, उनके सारे शस्त्र बल, दंड विधान असफल हो चुके थे और अंगुलीमाल से इन लोगों को कहीं से भी किसी भी तरह का त्राण नहीं मिल रहा था। और अंततः महात्मा बुद्ध ने बिना शस्त्र के, बिना दंड विधान किए उस जंगल में प्रवेश करते हैं जहां आम लोग जाने में डरते थे और जो गए वो मारे गए, उनकी उंगलियां काट करके, और अंगुलीमाल माला पहन लिया करता था। उस जंगल में उस खूंखार अंगुलीमाल के पास जब जाते हैं महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध की वो कौन सी जीवंत शक्ति है, वो कौन सी ऊर्जा है, वो कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जो अंगुलीमाल को प्रभावित करती है। मैं कहता रहता हूं कि जीवंत व्यक्तियों की जीवंतता बड़ी संक्रामक होती है। पास आने वाले हर व्यक्ति ऐसे जीवंत गुण से संक्रमित होता ही होता है और निश्चित रूप से उस आभा का, उस प्रभा मंडल का, उस शक्ति का प्रभाव पड़ा और अंगुलीमाल भी बुद्ध की चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरु नानक के समय में सज्जन ठग का नाम आता है। सज्जन ठग लोगों को ठगा करता था, मंदिर और मस्जिद दोनों बना के रखा था। हिंदू आते थे तो मंदिर में रुकवाने की व्यवस्था करता था, मुसलमान यात्री आते थे तो मस्जिद में रुकने की व्यवस्था करता था और छल छद्म करके उनको लूटता था, मारता था, उनके मृतक शरीर को कुएं में डाल देता था। लेकिन जब गुरु नानक आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है सज्जन ठग पर, और वो ठग शब्द उसके नाम से अलग हो जाता है और सचमुच वो सज्जन बन जाता है। और ये परंपरा चली आ रही है। 1960 में भूदान यात्रा के दौरान एक संदेश पहुंचता है तहसीलदार सिंह जी के पास, बिनोआ जी के पास, तहसीलदार सिंह का। और तहसीलदार सिंह डाकू मानसिंह के लड़के, उनको फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा है कि मैं किसी संत का दर्शन करूं। और संत का दर्शन, कैसे संत का दर्शन? बिनोआ जैसे संत का दर्शन। क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा की ज्योति से बड़ी ज्योति सूर्य की ज्योति होती है, सूर्य की ज्योति से बड़ी ज्योति दीप की ज्योति होती है, दीप की ज्योति से बड़ी ज्योति ज्ञान ज्योति होती है, और ज्ञान ज्योति से बड़ी ज्योति आत्म ज्योति होती है। जिन्होंने अपने आत्म ज्योति को पहचान लिया वही महात्मा बुद्ध बनते हैं, वही गुरु नानक बनते हैं, वही गांधी बनते हैं, वही बिनोआ बनते हैं और वही सुब्बाराव बनते हैं। और इसीलिए तहसीलदार सिंह ने बिनोआ जी को चुना कि बिनोआ जी अगर दर्शन दे दें तो मेरी फांसी तो होगी ही होगी, लेकिन मैं धन्य हो जाऊंगा। और इस क्रम में फांसी की सजा, लंबी कहानी है, फांसी की सजा को माफ कर दिया जाता है और आजीवन कारावास की सजा होती है। कश्मीर से लौटते हुए बाबा बिनोआ 1960 में चंबल में आते हैं, और चंबल में जब जाते हैं तो सोचिए, जहां संबंधित जो प्रभावित राज्य थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आतंक था इन डाकुओं का, चंबल के डाकुओं का। और वह डाकू अपने आप स्वतः शाम की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करने के लिए बाबा के पास आते हैं। पहला डाकू राम अवतार सिंह होता है और इस तरह से मानसिंह ग्रुप के 20 डाकू 1960 में समर्पण करते हैं बाबा के सामने। शांति सेना बनती है, बाबा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शांति सेना का काम बहुत संतोषजनक आगे नहीं होता है और वो समस्या जस की तस बनी रहती है। अब 1971 का समय आता है। 1971 में दो गिरोह बड़े कुख्यात थे, माधो सिंह और मोहर सिंह। माधो सिंह थोड़े से उसमें
इंटेलिजेंट टाइप के थे। माधो सिंह जाते हैं बिनोआ जी के पास। बिनोआ जी कहते हैं नहीं, 1960 में तो मैं समर्पण करा दिया था, लेकिन अब मैं क्षेत्र संन्यास ले लिया हूं, अब मेरे लिए संभव नहीं है जाना वहां, और मैं इस आश्रम से बाहर भी नहीं निकलूंगा। आपको अगर समर्पण करना ही है तो आप जेपी से संपर्क कीजिए। और जयप्रकाश नारायण जी से संपर्क करने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली पता चलता कि नहीं, वो पटना में हैं। अंत में नाम बदल करके राम सिंह ठेकेदार के नाम से जाते हैं, और अंततः जब उजागर होता है कि नहीं, यही माधो सिंह जिनके ऊपर उस समय 1970-71 में 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, और वह व्यक्ति जयप्रकाश जी से अनुनय विनय करता है कि हम समर्पण करना चाहते हैं। वह व्यक्ति क्यों नहीं दूसरे के पास चला गया? क्योंकि वो विभूतियां थी, वो साक्षात गांधी की प्रतिमूर्ति के रूप में थे, और इसलिए उनको लगा कि ये हम अगर समर्पण करना है तो इससे उपयुक्ततम व्यक्ति नहीं हो सकता है बिनोआ जी के। और बिनोआ जी समझते थे कि जयप्रकाश से उपयुक्ततम व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, जहां इस तरह के खूंखार डाकुओं का आत्मसमर्पण हो, व्यक्तित्वांतरण हो, इनका रूपांतरण हो। और इसलिए जयप्रकाश जी का नाम सुनाया, क्योंकि इन लोगों में एक आध्यात्मिक शक्ति होती थी। मुझे याद आता है आर्नाल्ड टायनवी ने जब भ्रमण करते हुए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 1950-51 के करीब भारत में आए थे, तो एक किताब की भूमिका में लिखे थे कि 19वीं शताब्दी यूरोप का था, लेकिन अगर दुनिया में शांति खुशहाली चाहिए तो 20वीं शताब्दी भारत की होनी चाहिए। और भारत के 3 लोगों का नाम लिया था, महात्मा बुद्ध का नाम लिया था, रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया था, और गांधी का नाम लिया था, क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति के प्रतिमूर्ति थे। और जब भी कोई बदलाव हुआ है, आप देखेंगे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी बदलाव हुआ है तो बदलाव करने वाले संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, पीर होते हैं, फकीर होते हैं, अरण्यवासी होते हैं, त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, और उसी क्रम में ये लोग थे। और फिर 1972 में तैयार हो जाते हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी के तैयार होने का परिणाम ये होता है कि आते हैं वो 14 अप्रैल 1972 को मोहर सिंह के नेतृत्व में, और 14 और 16, पहले मोहर सिंह के नेतृत्व में, फिर माधो सिंह के नेतृत्व में 14 अप्रैल और 16 अप्रैल 1972 को लगभग 511 डाकू अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जयप्रकाश जी को भी कहना पड़ा कि ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि, इसके लिए निश्चित रूप से यह ईश्वरीय कृत्य है, और ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है। नहीं तो सब तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश, मैंने जैसा कहा, और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सरकारें असफल हो चुकी थी, और वहां एक निहत्था आदमी बिना शस्त्र लिए जा करके और सभी डाकुओं का हृदय परिवर्तन करा दे, यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। विश्व पटल पर, विश्व इतिहास में एक दृष्टांत था कि कैसे स्नेह के बल पर, कैसे दुलार के बल पर, कैसे प्यार के बल पर किसी का हृदय परिवर्तन कराया जा सकता है, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक बहुत, आपने भी सुना होगा आप लोगों ने, कि अगर ताले पर हथौड़े से मारें तो हथौड़ा तो चोटिल होता ही है, हथौड़ा मारने वाला भी चोटिल होता है, लेकिन एक छोटी सी चाबी प्यार से जब ताले के हृदय स्थल को स्पर्श करती है तो ताला स्वतः खुल जाता है। कुछ ऐसा ही उन डाकुओं के साथ हुआ, जो जयप्रकाश जी के, सुब्बाराव जी के, बिनोआ जी के उस प्यार भरी बातों को सुना, उस संस्पर्श को महसूस किया, और उन लोगों ने समर्पण करने के लिए तैयार हो गए, और समर्पण किया भी। 14 अप्रैल के पहले, ये तो जौरा, मुरैना जिला है मध्य प्रदेश में, तहसील है जौरा, और जौरा में ये समर्पण हुआ। लेकिन एक आपको
क्या आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसके सामने भौतिक बल किस तरह से झुकता है और समर्पण करता है। एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा कि जौरा आश्रम में समर्पण करने के पूर्व लगभग 150 बागियों को वहां से 10 किलोमीटर दूर पगारा में रखा गया था। पगारा में उन डाकुओं की, खासकर मोहर सिंह की इच्छा हुई कि मैं बाबूजी से मिलूं, जयप्रकाश नारायण जी से मिलूं, और जयप्रकाश नारायण जी से मिलवाने की व्यवस्था की गई। और वो तमाम सारी बातें कह रहा था कि ये शर्त मैं बाबूजी के सामने रखूंगा, ये शर्त रखूंगा, अगर ये नहीं माना गया तो मैं समर्पण नहीं करूंगा। लेकिन जब बाबूजी के कमरे तक, जयप्रकाश जी के कमरे तक मोहर सिंह को लाया गया, मोहर सिंह कांपने लगे। मोहर सिंह ने कहा मैं नहीं बात कर पाऊंगा। तो उनके सचिव, पीआरओ, जो भी कहिए, नारायण पंडित थे। नारायण पंडित ने कहा अरे आप चलिए तो बाबूजी का दर्शन तो कर लीजिए। किसी तरह से जयप्रकाश जी के पास गए और जयप्रकाश जी को राम राम और चरण स्पर्श करने के अलावा उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकला, उनके आंखों से आंसू निकले। और उसी समय पुलिस के बड़े अधिकारी अपने बच्चे और पत्नी के साथ ग्वालियर से आए हुए थे। क्या प्यार का, क्या स्नेह का, क्या सद्भाव का वातावरण था। जो पुलिस उन डाकुओं के पीछे पड़ी रहती थी, वही पुलिस ऑफिसर उनसे मिलके कृतार्थ हुए और उनकी पत्नी ने उन डाकुओं को राखी बांधा, प्यार की राखी बांधा। और यही सारा माहौल था जो 14 अप्रैल 1972 और 16 अप्रैल 1972 को 511 डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। और इससे भी बड़ी बात, ये सर्वोदय जगत में, ये गांधीवाद में क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, इसका एक दृष्टांत देना मैं मुंह संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि जब 1972 का समर्पण हो गया और डाकुओं को ग्वालियर जेल में रख दिया गया, तो उसी समय उस क्षेत्र के एक श्री भगवान सिंह चंदेल आए, सुब्बाराव जी से मिले जौरा आश्रम में, और सुब्बाराव जी से कहा कि छोटे सिंह ने समर्पण कर दिया है क्या। छोटे सिंह भी एक गैंग के मुखिया थे। उन्होंने कहा छोटे सिंह ने समर्पण कर दिया है क्या। सुब्बाराव जी ने कहा हाँ, छोटे सिंह ने समर्पण कर दिया है, क्योंकि सुब्बाराव जी को याद था कि छोटे सिंह ही जाते जाते उनको 100 रुपया शायद दिया था कि ये दान कर दे। वो घटना मुझे बहुत स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन भाई जी के हाथों में 100 रुपया दिया था। उस जमाने में वो बहुत बड़ी राशि थी। तो भाई जी ने कहा हाँ, छोटे सिंह ने तो समर्पण कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटे सिंह से मिलना चाहता हूं। तो भाई जी ने कहा कि क्यों मिलना चाहते हैं। भगवान सिंह चंदेल ने कहा कि उन्होंने मेरे पुत्र की हत्या कर दी थी। तो भाई जी को डर हुआ, सुब्बाराव जी को डर हुआ कि जिसके पुत्र की हत्या कर दी गई हो, वह व्यक्ति समर्पित डाकू से मिलेगा तो प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं मिलना चाहता हूं। तो सुब्बाराव जी ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखा कि ये भगवान सिंह चंदेल है, छोटे सिंह डाकू से इनको मिलवा दीजिए। छोटे सिंह डाकू से जब मिलवाने के लिए जेल अधीक्षक ने अनुमति दे दी, क्या दृश्य था, क्या कारुणिक दृश्य था, क्या प्रेरणादायी दृश्य था, क्या हृदय स्पर्शित दृश्य था। छोटे सिंह ने कहा, दद्दा को, दद्दा कहे भगवान सिंह चंदेल को, उनका चरण स्पर्श किया। भगवान सिंह चंदेल ने कहा कि सॉरी, छोटे सिंह ने कहा कि मैंने आपके पुत्र की हत्या की है, मैं जेल में हूं, आप चाहें तो कोई भी दंड मुझे दिलवा सकते हैं, मैं तैयार हूं, मेरी हत्या कर फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। भगवान सिंह चंदेल ने कहा मेरा पुत्र चला गया, वो आएगा नहीं, एक ही पुत्र था, आज के बाद से
तुम मेरे पुत्र हो। और दोनों के आंखों में आंसू थे, दोनों लिपट के रोए। ये है गांधी विचार का प्रभाव। और इसीलिए गांधी के चरणों में चंबल की बंदूकें अपने आप को समर्पित करने के लिए विवश हुई। और यहीं तक ये सिलसिला नहीं रहा, यह आगे भी बढ़ता है। और क्या जादू, अगर जिसमें त्याग नहीं होगा, जिसमें तपस्या नहीं होगी, जिसमें साधना नहीं होगी, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, वह इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। मूरत सिंह ने 1948 में करवाया तो लोगों ने समर्पण, लेकिन वह वातावरण नहीं था, वो लोग नहीं थे, इसलिए मूरत सिंह को पुनः चंबल में कूदना पड़ा। लेकिन एक पुनः उदाहरण, जब 72 का समर्पण हो गया तो बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और सुब्बाराव जी लखनऊ आए थे। उन्होंने सोचा मैं इनको बधाई दे दूं। जब सुब्बाराव जी बधाई देने गए तो बोले बहुगुणा जी, क्यों सुब्बाराव जी, उत्तर प्रदेश के डाकुओं का आत्मसमर्पण नहीं करवाएंगे? तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। उसी क्रम में मैनपुरी के एक नाथू का ठौ गांव है, तो दो ग्रुप थे डाकुओं के, एक जनक सिंह का और एक कामता सिंह का। जनक सिंह सभी सर्वोदय कार्यकर्ता, अन्य तमाम गांधीवादी लोग, एक ग्रुप था, वो सारे जाके बिहड़ में डाकुओं से संपर्क करते थे। इसी क्रम में सुब्बाराव जी जनक सिंह से बात किए, जनक सिंह समर्पण के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वो नाथू की ठोड़ में कामता सिंह से बात करनी थी, और कामता सिंह से जहां बात हो रही थी, चारपाई पर बैठकर, तीन तरफ से वो जगह घिरा हुआ था, केवल एक तरफ से ही आने जाने का रास्ता था। काफी भीड़ थी, गांव के लोग थे, कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, और तब तक गोलियां चलनी शुरू हो गई। 400 राउंड गोलियां चली हैं, 30 मिनट तक गोली चली है, क्योंकि कामता सिंह के गैंग के लोग भी पुलिस के वर्दी में थे। और उधर जनक सिंह को ऐसा लगा कि यहां दूसरे पक्ष के साथ कुछ चक्रव्यूह रची जा रही है, और इस भ्रम में जनक सिंह ने गोलियां, उनके दल के लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोग भागना शुरू किए, और उसमें तमाम लोग घायल हुए, तमाम लोग मरे। सुब्बाराव जी ने सोचा मरना तो है ही है, क्योंकि इनके सामने एक व्यक्ति पुलिस वाला गिरा और मर गया, गोली लगी। तो इन्होंने सोचा मरना तो है ही है, तो क्यों नहीं मैं शांति से मरूं। और आप सब लोग जानते होंगे, एक नाम से परिचित होंगे, राम प्रवेश शास्त्री जी, अब नहीं है हमारे बीच। उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने हेडिंग यही दिया था, सब लोग भागे, सुब्बाराव भी भागे, लेकिन सब लोग बाहर भागे और सुब्बाराव अपने अंदर भागे, पालथी मार के ध्यानस्थ हो गए। आप कल्पना कीजिए, वो साधारण विभूति हो सकता है क्या? वो साधारण मानव हो सकता है क्या? 400 राउंड गोलियां चले, साए साए गोलियां, और कितने लोग मरे, कितने लोग गिरे, कितने घायल हुए, और उस बीच सुब्बाराव जी एकदम सुरक्षित। यह दृश्य जनक सिंह को भी, यह दृश्य कामता सिंह को भी प्रभावित किया, और उन लोगों ने बिना किसी शर्त के समर्पण करने के लिए उतावले से हो गए। और अंत में 1976 में बटेश्वर में 123 डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी, और ये तभी संभव हो पाया जब इस तरह की विभूतियां हमारे पास थी, जब इस तरह के व्यक्तित्व हमारे पास थे। उनका सानिध्य पा करके ही वह डाकू भी अपने आप को पूर्णतया बदल पाए, अपने विचार को बदल पाए। जब जयप्रकाश जी, अभी समर्पण नहीं हुआ था, पगारा में जयप्रकाश जी बैठे हुए थे, सुब्बाराव जी थे, और सुब्बाराव जी से कहा कि आप कोई भजन गाइए,
और सुब्बाराव जी ने वो बड़ा प्रसिद्ध भजन गाया टुकड़ो जी महाराज का, आया हूं दरबार तुम्हारे। और यह भजन सुनते सुनते करीब 150 बागी, मोहर सिंह, माधो सिंह जैसे खूंखार बागी वहां उपस्थित थे, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। क्या दृश्य रहा होगा, जहां हम सत्तासीन लोग जिस समस्या का समाधान करने में विफल हुए, वहां एक साधारण सा असाधारण व्यक्तित्व का धनी, और ये सारा खेल कर गया, ये सारा रूपांतरण, व्यक्तित्वांतरण करने का एक अद्भुत, एक बेमिसाल, एक उदाहरण, एक दृष्टांत विश्व पटल पर रख के चला गया। तो आज बहुत सुंदर हमारे प्रयत्न मुजफ्फरनगर के भाई प्रभात कुमार जी ने यह आयोजन किया। और निश्चित रूप से मेरा बार बार कहना है कि चंबल की बंदूकें ही नहीं, किसी भी अंचल की बंदूकें गांधी ही जैसे लोगों के चरणों में समर्पित हो सकती हैं। आज गांधियों की आवश्यकता है, आज जयप्रकाश नारायणों की आवश्यकता है, आज सुब्बारावों की आवश्यकता है। आज उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से हमको सीखना पड़ेगा। हम अपने जीवन में उतारें, तभी इस तरह के वेबिनार, सेमिनारों से कुछ लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। क्योंकि इन लोगों ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो दृष्टांत प्रस्तुत किया है। ये इतिहास के पन्नों की बात नहीं है। अभी अभी 27 अक्टूबर को गुजरे हैं, 92 साल की अवस्था पूरा करके 93 में चल रहे थे। 7 फरवरी को हम लोग उनका जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन हम लोगों का साथ छोड़ गए। कैसा निर्मलीकरण का रसायन था उनके पास, जो भी आता था वो निर्मल हो जाता था, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता था। ऐसे सुब्बाराव जी, ऐसे जयप्रकाश जी और ऐसे बिनुआ जी जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का ही यह सामर्थ्य थी, ये क्षमता थी कि चंबल के खूंखार 654 डाकुओं को आत्मसमर्पण करा करके विश्व इतिहास को एक पैगाम दिया है, एक संदेश दिया है, एक मुद्रा वाक्यम दिया है कि सचमुच अगर तुम्हारी नेक नियति है, अगर तुम सत्य के अन्वेषी हो, अगर सन्मार्ग पर चलने वाले हो, अगर तुम्हारे में त्याग की वृत्ति है, तो असाधारण काम भी, असंभव कार्य भी सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, ये कथा और कहानी नहीं है, ये हकीकत में करके दिखाया है। चेस्टर बॉल, पूरा हो गया क्या समय? पूरा समय पूरा हो गया। 5 मिनट और। चेस्टर बॉवेल्स अमेरिका के राजदूत थे और वो सबसे पहले आए तो भाई जी अक्सर इसको सुनाया करते थे। एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको राष्ट्रपति भवन में जाना होता है और वहां उपस्थिति सबसे पहले दर्ज करानी होती है। लेकिन चेस्टर बॉवेल्स दिल्ली के राजघाट पर गए, पहले वहां जाकर के और श्रद्धा सुमन गांधी जी को अर्पित किया। भारतीय रीति, नीति, परंपरा, संस्कृति के प्रति इतना लगाव था चेस्टर बॉवेल्स में। चेस्टर बॉवेल्स ने किताब लिखी और उस किताब का जो सार तत्व था, जो मूल तत्व था, जिसको बराबर वो चर्चा किया करते थे भाई जी, बल्कि चेस्टर बॉवेल्स से भी मिलके इस बात की चर्चा की थी। तो चेस्टर बॉवेल्स ने लिखा कि हमारी भारतीय, आपकी भारतीय संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति में मूलभूत अंतर है। जो हमारे यहाँ झोपड़ी को छोड़ के महल की तरफ जाता है, दे आर ट्रीटेड एज गॉड, वो महान होता है, वो पूजा जाता है। जो झोपड़ी को छोड़ के महल के तरफ, उनका इशारा आप समझ गए होंगे, अब्राहम लिंकन के तरफ था। लेकिन हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में, जो महल को छोड़ करके झोपड़ी की तरफ प्रयाण करता है, यह संकेत है त्याग का, तपस्या का, भौतिक साधनों के को से अपने आप को वंचित करने का।
तो जो ये त्याग के रास्ते पर जाता है, भारत में उसकी कदर होती है और वह ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। और एक लंबी श्रृंखला है। राम अगर दशरथ के पुत्र थे, राजा दशरथ के पुत्र, तो उस समय उनकी इज्जत नहीं हुई। जब वो जंगल में जाते हैं, मानव मानवेतर प्राणी और वानस्पतिक जगत से अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। कृष्ण एक राज खानदान में पैदा होने के कारण नहीं, बल्कि कृष्ण जब लोगों का त्राण करते हैं, लोगों का परोपकार करते हैं, तब उनकी इज्जत होती है। और इसी तरह से गुरु नानक, महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे। अगर वो अपने सारी सुख सुविधाओं को भोगते रहते तो शायद आज पूज्य नहीं बने होते, शायद वो श्रद्धेय नहीं बने होते। तभी बने जब सब कुछ छोड़ करके और समाज के लिए आ गया। और गुरु नानक देव ने तो कहा है, विद्या विचारी ताव परोपकारी। हम विद्वान उसी को कहते हैं जो दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के हित संवर्धन के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। और वो गांधी की परंपरा है, वो स्वामी विवेकानंद की परंपरा है। स्वामी विवेकानंद चाहते तो कहां से कहां तक चले जाते, क्योंकि उस समय में उन्होंने भी लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। वो बड़े अधिकारी बन सकते थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था। और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में तमाम सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उलझने आती हैं। उन्होंने कहा भी था कि अगर तुम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो निश्चित रूप से मानसिक यंत्रणा उसी अनुपात में भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ते पर चल पड़े हो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आत्मशक्ति, मैंने पहले ही कहा कि चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति, दीप ज्योति और फिर ज्ञान ज्योति से भी बड़ी आत्म ज्योति है। और जिसके अंदर यह आत्म ज्योति जग गई, वही इस तरह का कार्य कर सकता है। और आज अप्रत्यक्ष रूप से ही चंबल की बंदूकें गांधी की चरणों में टापिक रख के सुब्बा राव जी को श्रद्धांजलि देने का एक तरह से काम हमारे प्रभात भाई प्रयत्न संस्था ने किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत सुंदर और बहुत प्रासंगिक और प्रेरक प्रसंग को आपने उठाया है। और कभी भी कहीं भी बंदूकें अगर समर्पित होंगी तो गांधी के चरणों में ही होंगी। गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक आध्यात्मिक शक्ति का नाम है, गांधी एक ऊर्जा का नाम है, गांधी एक आकर्षण का नाम है, गांधी एक चमत्कार, और वो चमत्कार का यह क्रियामान सह पंडित जो हमेशा करता रहता है, जो परोपकार करता रहता है, जो अपने आप को समर्पित करता रहता है, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है, वही श्रद्धेय होता है, वही पूज्य होता है, वही प्रातः स्मरणीय होता है, वही दूसरों के लिए प्रेरक बनता है। और ऐसे प्रेरक ही बन करके चंबल के घाटी में ये विभूतियां आई। और सैकड़ों करीब 1000 वर्ष पुराना इतिहास था चंबल के डाकुओं का, और उस डाकुओं के समस्या का समाधान इन लोगों ने किया। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं उन विभूतियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि कहा गया है दीपक छोटा हो या बड़ा, सूर्य जब अपना आलोक वाही कर्तव्य सौंप कर चुपचाप पश्चिम दिशा में डूब जाता है, तो जाने वाले दीपक का जल उठना ही जाने वाले को प्रणाम है और अपने अस्तित्व का प्रमाण भी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद श्री अजय कुमार पांडे साहब। आपके चमत्कारिक व्यक्तित्व और वक्तव्य ने हमारे प्रतिभागियों के भीतर में प्रेरणा का स्रोत जागृत कर दिया। लोगों के आंखों में आंसू आ गए, और भाई जी के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि, इससे अच्छा समर्पण क्या हो सकता है कि भाई जी तो गए, लेकिन भारत देश में अजय कुमार पांडे साहब, सुरेंद्र कुमार साहब और प्रभात कुमार जी को छोड़ के गए हैं। ये भाई जी के 3 ध्वजा स्तंभ धारक उनके विचारों को और कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे गांधी और जयप्रकाश के कामों को आदरणीय भाई जी ने बढ़ाया, उसी ढंग से भाई जी के कामों को माननीय अजय बाबू, सुरेंद्र बाबू और प्रभात जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अब इस सत्र को अपने प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि ओपन करता हूं कि अगर किन्हीं के मन में कोई उत्सुकता हो तो माननीय अजय कुमार पांडे साहब अभी स्क्रीन पर हैं। 15 मिनट तक आप सबों के
जिज्ञासा के अनुरूप अपने वक्तव्य को देने की कृपा करेंगे। हमारे बीच देवेंद्र कुमार साहब पूर्व जेल अधीक्षक हैं और जब समर्पण हो रहा था बागियों का उत्तर प्रदेश में, उसके ठीक बाद बिहार में ये जेल के अधिकारी बनकर नियुक्त हुए और इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में रूपांतरण को देखा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि माननीय अजय कुमार पांडे साहब का जो वक्तव्य हुआ है, उस वक्तव्य के आधार पर यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप हम लोगों के बीच लाने की कृपा करें। माननीय देवेंद्र कुमार, पूर्व जेल कारा अधीक्षक। माइक म्यूट है सर। देवेंद्र बाबू माइक ओपन कीजिए। धन्यवाद। थोड़ा देर से हम ज्वाइन किए हैं, इसलिए और लोग बच्चों लोग को बात कर लेने दीजिए, उसके बाद थोड़ा। धन्यवाद। मैं फातिमा परवीन जी स्क्रीन पर आ सकती हैं क्या? हाँ, आपके मन में कोई जिज्ञासा है? नहीं सर। भाई जी श्री अजय कुमार पांडे साहब के वक्तव्य से बोलिए। बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। वाह, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। चांदनी प्रसाद जी स्क्रीन पर हैं क्या? अरविंद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, नमस्कार। कोई जिज्ञासा? अरविंद चतुर्वेदी जी कृपया स्क्रीन पर आने की कृपा करें। माइक म्यूट है। अरविंद चतुर्वेदी जी अपना माइक ऑन करें। जी, अब आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और मैंने श्री अजय पांडे जी का पूरा उद्बोधन सुना। उनके उद्बोधन से ही इतनी ऊर्जा मिलती है हम जैसे लोगों को। मैं उनके माध्यम से सुब्बा राव जी और अन्य विभूतियों के बारे में जो उन्होंने दिया, उससे बहुत प्रभावित हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुब्बा राव जी के साथ बचपन से संपर्क में रहने का अवसर मिला। मेरे गोलोकवासी पिता प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी के वो घनिष्ठ मित्र थे और जब मैं दर्जा 7 में पढ़ता था, उस समय पहली बार सुब्बा राव जी को देखने का अवसर, अपने घर में उनके साथ रहने का अवसर मिला और अंत तक उनका प्रेम, उनका स्नेह मुझे मिलता रहा। अजय पांडे जी ने जो बातें कही इन विभूतियों के बारे में, वो पूरी तरह से सही हैं और उनके द्वारा जो संस्कार, उनके द्वारा जो ऊर्जा सैकड़ों हजारों लोगों को दुनिया में उन्होंने वितरित की है, उसे पोषित करके रखना, उसे आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। और मैं पांडे जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि चंबल के डाकुओं की बंदूकें तो गांधी के प्रणों में रख दी गई और जिन्होंने नहीं रखी उसे हमारे विभाग ने रखवा दिया या उनका खात्मा करा दिया। जिन्होंने नहीं रखना चाहा, दुराग्रह किया, उनके आग्रह का मुंह तोड़ जवाब दिया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन मैं इससे और आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो बंदूक है, ये एक तरह से प्रतिबिंबित करती है असुरक्षा को, असामाजिकता को। तो जहां भी ये असुरक्षा फैलाने का प्रयास है, असामाजिकता फैलाने का प्रयास है, उसका सामना करना, उसमें परिवर्तन लाना, ये भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। चाहे वो सिविल सोसाइटी से आए, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से आए, चाहे एनजीओ के माध्यम से आए, ये बहुत आवश्यक है। और हमें ऐसे विषय चुनने चाहिए जो लोक कल्याणकारी हों, हमारे समाज में समरसता और स्थायित्व बढ़ाने की दिशा में काम कर सके। और मैं स्वयं जानता हूं ऐसे सैकड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश और भारत में जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर कार्य कर रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, हमेशा माइक्रो और मैक्रो में अंतर करके विचार करने का प्रयास करता हूं
हम बहुत बार मैक्रोज की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन माइक्रोज पर, जमीनी जो हकीकत है उस कम विचार करते हैं। मेरा अपना मत है कि अगर हम माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे प्रयास करें और सैकड़ों हजारों लोग इस दिशा में प्रयास करें तो जरूर एक बड़ा परिवर्तन, एक स्थायी परिवर्तन समाज को दिया जा सकता है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। मैं पांडे जी को भी प्रणाम करता हूँ। उनका उद्बोधन हमने सुना, उनकी ऊर्जा से हम पूरी तरह से परिचित हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। मैं मंच पर उपस्थित और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। अरविंद चतुर्वेदी साहब, कृपया अपना परिचय दें। कृपया अपना परिचय दें। मैं परिचय दे रहा हूँ, अरविंद भाई परिचय अपना नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि अरविंद भाई ने बताया कि आप प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इतिहास विभाग के। ये बहुत छोटा पद था, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ने का जो एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसा नहीं मिलेगा। मैं गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता पढ़ा करता था, वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है। और वो चीज मैंने शैलनाथ जी, हमारे तो गुरु हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपको बताने के लिए कि पढ़ते सहस्त्रों शिष्य थे पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धनों पर बेच दी जाती नहीं, दे वस्त्र भोजन स्वयं कुलपति पढ़ाते हैं उन्हें, बस भक्ति से संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते हैं उन्हें। इन पंक्तियों को अगर चरितार्थ होते हुए मैंने किसी गुरु में देखा है तो वो प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी जी हैं। और अपने इर्द, गोरखपुर के इर्द गिर्द के तमाम सारे गांवों के कायाकल्प करने के लिए, जो वंचित थे, जो एक तरह से उपेक्षित थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास गुरुदेव ने किया है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। और उनके पुत्र, मेरे गुरुपुत्र गुरु ही होता है, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी इस समय पुलिस अधीक्षक हैं सतर्कता विभाग में। इसके पहले तमाम सारे जिलों का प्रभार संभाल चुके हैं एसपी के रूप में। लेकिन ये परिचय भी बहुत छोटा है। ये जिस जिले में जाते हैं उस जिले की पुलिस तो छोड़िए, वहां की जनता इनकी मुरीद हो जाती है, क्योंकि जहां गांवों को ये स्वीकार करते हैं, गांव के लोगों में एक तरह से जो मैंने कहा कि रासायनिक निर्मलीकरण का रसायन सुब्बाराव जी में था, वही निर्मलीकरण का रसायन है हमारे अरविंद भाई में। एक गांव यही बाराबंकी के पास है, चैनपुरवा है ना अरविंद भाई? चैनपुरवा। और वहां के अपराधी किस्म के लोगों की संख्या ज्यादा थी। वहां शराब खूब बिकता था, शराब बनाते थे। उस पूरे चैनपुरवा का कायाकल्प कर दिया अरविंद भाई ने। और अरविंद भाई जैसे शिविरों में होता है, वैसे पुलिस लाइन में सारे हमारे भाई जी के गीतों को गवाते हैं, उसी तरह से प्रभात फेरियां करवाते हैं, उसी तरह से श्रम संस्कार पुलिस की विभाग के लोगों में तो डालते ही डालते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों में एक परिवर्तन करने के लिए विशेष मुहिम चला रखी है। तो ये बहुत छोटा है, लेकिन अरविंद भाई को पुलिस विभाग का कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो न मिल गया हो। वो पुरस्कार भी इनको पुरस्कृत करके अपने पुरस्कृत होता है। मैं तो यही कहूँगा। सर सॉरी सर, बीच में मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। जी जी जी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी से हमारी मुलाकात 1997 में हुई, जब भाई जी का कैंप महोबा में लगा। उस समय महोबा में आप CEO सर्किल पुलिस ऑफिसर के रूप में आप वहाँ तैनात थे, और आपने वहाँ पूरा कार्यक्रम को कराया। और एक पहाड़ था जो इस छोर से उस छोर जाने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। वो हमारे पूरे कैंपर्स उसको तोड़ करके और रास्ता बना दिए, और उस रास्ता बनाने से 1 मिनट में हम इस पार से उस पार जाने लगे। इसका श्रेय डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सर को मिलता है। और सन 1997 के बाद दूसरी बार इनको देखने का हमें शुभ अवसर मिला है। इससे पहले अजय भाई
एक किसी फेसबुक के पोस्ट पर या वेबिनार में हमने इनका दर्शन किया, उसके बाद इनको हम प्रणाम करते हैं। जय हिंद। आपको याद है प्रभात भाई? धन्यवाद बहुत प्रभात बहुत जी। धन्यवाद। और अब मैं श्री सुरेंद्र कुमार, माइक म्यूट है। एसएनपी सर। और अब मैं श्री सुरेंद्र कुमार जो मॉडरेटर हैं इस कार्यक्रम के और पूर्व राष्ट्रीय सचिव गांधी शांति प्रतिष्ठान है और इस प्रयत्न संगठन के फाउंडर अध्यक्ष हैं तथा तिब्बत मुक्ति आंदोलन के विश्व स्तरीय जो सामाजिक संगठन है उसके प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि माननीय अजय कुमार पांडे साहब, माननीय अरविंद चतुर्वेदी साहब और हमारे प्रतिभागियों के मन के जो विचार हैं उनको समन्वित करते हुए अपना वक्तव्य देने की कृपा करेंगे। माननीय सुरेंद्र कुमार जी। धन्यवाद श्रीनारायण बाबू। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता अजय कुमार पांडे जी और वेबिनार से जुड़े हुए तमाम लोग और प्रयत्न के प्रभात जी। अभी आज ये कार्यक्रम को हम लोग एक भाई जी के श्रद्धांजलि के रूप में भी कर रहे हैं और आज इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं एस.एन. सुब्बा राव जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, समाज को सुसंस्कृत करने के लिए और समाज में शांति स्थापना करने के लिए। आज का जो विषय है वो है चंबल की बंदूकें और गांधी के चरणों में। तो आप जैसा अजय कुमार पांडे जी ने बहुत विस्तृत रूप से इन बातों को रखा है कि कैसे चंबल में डाकुओं का प्रकोप, चारों तरफ हिंसा का वातावरण था, भय का वातावरण था। उस वातावरण में डाकुओं को आत्मसमर्पण कराने की दिशा में आचार्य विनोबा भावे से लेकर के जयप्रकाश नारायण और सुब्बा राव जी ने अपना योगदान दिया। इसकी यही उन्हीं के योगदान का प्रतिफल है कि आज चंबल घाटी, जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं, उन तमाम क्षेत्र में एक तरह का शांति का वातावरण व्याप्त है। ये बहुत बड़ा काम हुआ 70 के दशक में। सुब्बा राव जी ने स्थानीय रूप से, जयप्रकाश जी तो बड़े नेता थे और आते जाते रहते थे और भारत सरकार का जो भी सहयोग हो सकता था पुलिस विभाग का, उसको उपलब्ध कराने में वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करके जो डाकुओं के मन में शंका था कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इन सब बातों का ख्याल जयप्रकाश जी ने रखा। लेकिन डाकुओं पे जा करके संपर्क करके उनको इस मौत के लिए आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना, इस काम को सुब्बा राव जी ने किया। और सुब्बा राव जी के अगर दो नामों को मैं इस समय नहीं रखूं तो बहुत अन्याय होगा उन दो व्यक्तित्वों के साथ, हेम नारायण शर्मा जी और महावीर भाई। सुब्बा राव जी के साथ मिलजुल करके उन्होंने आत्मसमर्पण के काम को अंजाम दिया। आज आप देखेंगे कि तहसीलदार सिंह, मोहर सिंह जैसे डाकू जिनका खूंखार दल था, गिरोह था, वो गिरोह आपस में लड़ता था, लूटपाट करता था और लोगों की हत्या करता था। और ये हत्या का सिलसिला इसलिए भी चलता था कि किसी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के किसी सदस्य की हत्या की तो दूसरा ग्रुप उसका बदला लेने के लिए उनके किसी एक आदमी की हत्या करता था। इस तरह से बदला लेने के प्रतिशोध की भावना से यह प्रेरित था। ऐसे समय में जो ये विनोबा भावे ने सर्वप्रथम हस्तक्षेप करके जो डाकुओं को सरेंडर करवाया, उसके बाद का कार्यक्रम जयप्रकाश नारायण जी ने आदरणीय सुब्बा राव जी के सहयोग से उस क्षेत्र में पूरा किया। आज उसका प्रतिफल हम उस क्षेत्र में देख सकते हैं। सिर्फ समर्पण ही नहीं कराया बल्कि उनको आत्मसमर्पण कराने के बाद सजा भुगतने के लिए भी उनको मानसिक रूप से तैयार किया और सब का विधिवत ट्रायल होकर के उनको सजा भी दिया गया
और उनके लिए ओपन जेल की व्यवस्था उस समय में की गई, खुले जेल की, जिसमें खुले जेल में ये सब लोग रहते थे। और ये सब लोग उस समाज के जैसा कि कैदी लोग श्रम के दान किया करते हैं, तो अपने खुले जेल से निकल करके उस गांव समाज में जा करके जहाँ कुछ रचनात्मक कामों को भी किया करते थे। तो एक रचनात्मक दिशा देने का प्रयास जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में और सुब्बा राव जी के नेतृत्व में हुआ। यह अभूतपूर्व कार्यक्रम 70 के दशक में हुआ था। आज इसके लिए हम जयप्रकाश नारायण जी को और सुब्बा राव जी को जितना कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे वह कम होगा। लेकिन की परिस्थिति को भी हमें देखना है कि सुब्बा राव जी और जयप्रकाश जी ने जिस काम को आगे बढ़ाया, शांति सेना की स्थापना की और शांति सेना के माध्यम से समाज में शांति की स्थापना का कोशिश किया, अहिंसा का प्रयोग किया। ये अपने जो ग्रीवांसेज है उसका समाधान हम अहिंसात्मक तरीके से निकालने की कोशिश करें। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज सुब्बा राव और जयप्रकाश नारायण की जरूरत इस देश को सबसे अधिक हो गई है, क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे हिंसा और तनाव का वातावरण व्याप्त है। सांप्रदायिक तनाव भी उसी तरह से विराजमान है, जातीय संघर्ष भी उसी तरह से हो रहा है और सामाजिक संघर्ष भी उसी तरह से हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आज सुब्बा राव जी के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और सुब्बा राव जी को याद करते हुए सुब्बा राव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सुब्बा राव जी ने जिन औजारों का प्रयोग करके समाज में शांति का काम किया, नौजवानों को जगाने का काम किया, उस दिशा को हम आगे बढ़ाते हुए अपने देश में एक शांति की स्थापना कर सकें और सारे संघर्षों का निदान अहिंसक ढंग से करने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ी बात होगी सुब्बा राव को याद करते हुए। आज की परिस्थिति में हम सब लोग श्रीनारायण बाबू हैं, वह सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी तन्मयता के साथ हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसमें सहयोग देते हैं। अजय पांडे जी तो सुब्बा राव जी के साथ अपना पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर में सुब्बा राव जी के विचारों को फैलाने और प्रसार करने में इनका योगदान काफी रहा है। चतुर्वेदी जी ने भी अभी प्रस्तुत किया, उन्होंने जो काम किया अपने अधिकारी के रूप में उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं तमाम लोगों को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने आज सुब्बा राव जी को याद किया और सुब्बा राव जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए एक संकल्प लेने का प्रयास किया। मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि काफी समय हो चुका है, 4 बजे समाप्त भी होना है, मैं श्रीनारायण बाबू से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार का एक संकल्प ये निकलना चाहिए कि आज जो सामाजिक परिस्थिति है, आज जो राष्ट्र की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में प्रयत्न जैसे संगठन सुब्बा राव जी के कार्यक्रमों को लेकर के कैसे समाज में जाए और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करे ताकि समाज उसका अनुगमन कर सके। मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः सुब्बा राव जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पांडे जी, धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र बाबू। पांडे जी, और मैं साहब 1 मिनट समय लेना चाहता हूँ। जी हाँ, बोला जाए। पांडे जी, जी आपने जो अभी उल्लेख किया भारत की संस्कृति के बारे में, जी भारत ऐसा देश है जहाँ महलों से लोग निकल कर झोपड़ियों में आते हैं। जी, मेरा अनुरोध था कि अगर असुविधा न हो श्रोताओं को, तो जो आ रही हैं झूमती नौजवान, उसमें ये जो स्टेंजा आता है जहाँ पर तो बात आपने कही, अगर वो आप गुना सकें तो हम लोग राज हो जाएंगे। नहीं, निश्चित वो स्टेंजा जी, हाँ, सुना दीजिए। सुनाइए अरविंद भाई। नहीं, आप सुनाइए। मैं नहीं, आप सुनाइए। आप इस मामले मुझे याद नहीं है, मैं सुना देता। मैं आपसे निवेदन करूंगा। और भाई जी वो तो गीत गा दें जो आप प्रभात फेरी में गाया करते हैं, करें राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से हम सोना। हाँ, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं 2 लाइन जरूर जी मैं सुना देता हूँ। जी।
करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना। आगे की लाइन जरा गुनगुनाइए, पानी के साथ साथ गाऊंगा। श्यामला धरती के निवासी, फिर अपने भारत की जनता रहे उपासी, अन्न धान्य से भर दें अपने घर का कोना कोना, मिट्टी से करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से मिट्टी से अब सोना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। दो माइक एक साथ खुले हुए थे, इसलिए आवाज में थोड़ी थरथराहट आ रही थी, लेकिन आत्मा पवित्र, शब्द पवित्र और गीत पवित्र सबों के हृदय को छुआ। आप सबों को, चतुर्वेदी साहब और पांडे साहब को नमन। और अब मैं प्रयत्न के निदेशक प्रभात कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महानुभावों को कुछ प्रतीक चिन्ह मेमेंटो प्रस्तुत किया करते हैं। वे कृपया वो मेमेंटो लेकर मंच पर आवें और हमारे आमंत्रित अतिथियों को मेमेंटो प्रदान करने की कृपा करें। श्री प्रभात कुमार। हम उपस्थित तमाम